हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव सक्सेना एंड यू आर वाचिंग वन फ्यूचर एजुकेशनल ऐप। देखिए, हम लोगों ने अपने लास्ट टॉपिक में बात की थी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। क्लियर। आज हम लोग अपने इस वीडियो के लेक्चर में बात करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक का नाम होगा वेपर प्रेशर of solution of solid in liquid। क्लियर। देखिए, अभी तक हम लोगों ने बाइनरी सॉल्यूशन लिया था, यहाँ पर भी बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, एक सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा, सॉल्वेंट। देखिए, पहला हमारे पास है सॉल्यूट। सॉल्यूट जो आपका होगा वो आपका होगा इन सॉलिड फॉर्म में। क्लियर। ये हमें एक बात याद रखनी है। और जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिए, ज्यादातर जो हमारे पास लिक्विड होते हैं वो वोलेटाइल नेचर के ही यूज करते हैं हम लोग, खास तौर से इस चैप्टर के अंदर भी। वोलेटाइल नेचर यानी जो लिक्विड यूज करेंगे उनका नेचर कैसा होगा, वोलेटाइल। लेकिन जो हमारे पास सॉलिड होते हैं, जो सॉलिड सॉल्यूट होता है वो मैक्सिमम हमारे पास जो है वो है नॉन वोलेटाइल नेचर। तो यहाँ पर भी हमने जो सॉलिड यूज किया है वो यूज किया है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल का नेचर मैं आपको बता चुका हूँ। वोलेटाइल जिनकी वेपर्स क्रिएट हो सकती हैं एंड नॉन वोलेटाइल ऐसे सब्सटेंस जिनकी वेपर्स क्रिएट नहीं हो सकती हैं। अब जैसे कैम्फर की बात करते हैं या आयोडीन, तो ये क्या होता है, ये डायरेक्ट सॉलिड से किसमें चेंज होते हैं, गैस में, यानी इनकी वेपर्स बन सकती हैं। तो ये वोलेटाइल नेचर की हैं। लेकिन बात करते हैं शुगर या फिर किसी भी सॉल्ट के बारे में बात करते हैं, चाहे वो हमारा यूरिया हो, तो ये सारे सब्सटेंस हमारे कैसे होते हैं, जिसको हम लोग क्या करें, हीट करें तो इनकी वेपर्स फॉर्म नहीं होती हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल नेचर। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। देखिए, हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर हमने क्या भर दिया, अपना एक सॉल्वेंट भर दिया है। ये सॉल्वेंट कैसा भी प्योर है, मतलब इसमें कुछ भी सॉल्यूट नहीं मिला हुआ है। यहाँ तक इसका सरफेस भरा हुआ है। क्लियर। इससे मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया। तो इसके सरफेस पे क्या होगा, इसके सरफेस पर इसी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे सॉल्वेंट के। जब इसके क्या होंगे, वेपर्स क्रिएट होंगी, तो वेपर्स क्या होंगी, सभी के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, धीमे धीमे एवोपरेट करेंगे। यानी जो उसका वेपर प्रेशर होगा प्योर कंपोनेंट का वो क्या होगा, सपोज करो PA0। क्लियर। यानी इसका कोई ना कोई वेपर प्रेशर होगा। अब हम क्या करते हैं, इसी सॉल्वेंट, क्योंकि वोलेटाइल हमारा, ध्यान रखना वोलेटाइल नेचर का है। अब मैंने क्या किया, इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो कि सॉलिड होगा आपका, डिजॉल्व इन वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट। जैसे मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, अब इसमें जो ये सॉल्वेंट है वही सॉल्वेंट मैंने क्या किया हुआ, इसके अंदर भर दिया। अब ये सॉल्वेंट भरा हुआ हमारा, सॉल्वेंट के साथ साथ क्या हुआ, इसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को भी क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। तो क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, अब उस सॉल्यूशन के सरफेस पर क्या होगा, उस सॉल्यूशन के सरफेस पर क्या होगा, यहाँ पर सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल्स होंगे और क्या होंगे, सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। मैंने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को ब्लू कलर से यानी ब्लू सर्कल से शो किया है एंड सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को मैंने ब्लैक कलर के सर्कल से शो किया है। ठीक है ना। अब इस तरीके से काम हो गया है। अब आप देखिए यहाँ पर कि जब मैं क्या करूंगा, इस सॉल्यूशन को हीट करूंगा, क्या करूंगा, हीट करने पर क्या होगा, जो इस सॉल्यूशन के सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें केवल क्या होंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे। क्या होंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे। लेकिन जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो इवेपोरेट नहीं होंगे। और जब वो इवेपोरेट नहीं होंगे
तो जो पर सेकंड मॉलिक्यूल्स की एवेपोरेशन की जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो पर सेकंड, अगर मैं इसका सपोज करो सरफेस और इसका सरफेस सिमिलर मान के चलता हूँ, तो सिमिलर यानी कि यूनिट 1 मान के चलता हूँ, 1 स्क्वायर 1 यानी 1 स्क्वायर के बेस में बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका पर सेकंड जितने भी मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे सॉल्यूशन में क्या होगा, उतने नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सरफेस पर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं जो नॉन वोलेटाइल नेचर के हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था तो उसका कोई ना कोई वेपर प्रेशर था Pa0, क्लियर। लेकिन जब मैंने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, उसका जो वेपर प्रेशर जो था किसका, सॉल्यूशन का, वो क्या हो गया, सॉल्वेंट के जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वही सॉल्वेंट का होगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर तो है नहीं। यानी यहाँ पर एक बार ध्यान रखना, नोट आपका क्या है, नोट आपका ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो आप लोगे वो इक्विवेलेंट होगा किसके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की, क्लियर। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। सेकेंड पॉइंट क्या है, यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन के इक्वल तो हो गया, लेकिन इन सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो कंपैरिजन प्योर सॉल्वेंट के क्या इक्वल होगा, नहीं। यहाँ पर सेकंड जितना भी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहा था, यहाँ पर क्या हो गया, कम, क्योंकि सरफेस पर केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, सॉलिड सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। बात समझ में आई। तो यहाँ पर क्या होगा, पर सेकंड जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट के इवेपोरेट हो रहे थे उसके कंपैरिजन सॉल्वेंट में क्या होगा, यानी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम इवेपोरेट होंगे। यानी इसका मतलब हमें समझ में आता है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, क्लियर। सेकेंड पॉइंट हमें समझ में आता है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। यानी वेपर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है अगर प्योर फॉर्म में है तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा इन सॉल्यूशन के कंपैरिजन। बात समझ में आ गई। तो ये बात हमें नोट करनी है। तो आप इसको डायग्राम को बना लीजिए, फिर में हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। जो हमारे पास पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। यानी कि जो आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की कंपैरिजन क्या होगा, हमेशा कम। और जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा, हमेशा प्योर। यहाँ पर ध्यान रखना है, क्लियर। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा, सेकंड पॉइंट जो होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन is always less than the vapor pressure of pure solvent, क्लियर। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट लगभग सिमिलर ही है। क्यों कि यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को मैंने कंपैरिजन किया है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर ही होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर भी यही बात क्या है, क्लियर है। दोनों बातें क्या है, एक ही है, ठीक है ना। तीसरी बात अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज प्रेजेंट due to solvent only, यानी सॉल्वेंट की वजह से क्या हो रहा है, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फॉर्म हो रहा है। बात समझ में आ गई आपके। तो यानी ये तीनों बातें क्या हैं, लगभग एक जैसी ही हैं, एक दूसरे से रिलेट ही करती हैं, इनमें कोई भी आपस में डिफरेंट नहीं है, सब बातें सिमिलर हैं। लेकिन हम इनको क्या कर सकते हैं, इन तरीके से समझ सकते हैं, यानी इन पॉइंट के थ्रू हम एक ही बात को डिफरेंट आइडियाज के थ्रू नोट कर सकते हैं।
अब बात करते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी यहाँ पर हम यूज करेंगे अपना राउट लॉ। राउट लॉ के बारे में अगर बात करते हैं तो राउट लॉ ने क्या बताया था, अपना लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जहाँ पर हमारे पास सॉलिड एंड सॉल्वेंट दोनों किस नेचर के थे, वोलेटाइल नेचर के थे, तो वहां पर हमने अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ के थ्रू हमने एक फॉर्मूला क्रिएट किया था अपना P इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। क्लियर, यानी कि P इक्वल टू क्या था हमारा, पी ए प्लस पी बी। मैं बात करता हूं दोबारा से, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, राउट लॉ क्लियर है ना। यहां पर हमने क्या देखा था, जो P टोटल होगा हमारा, जो P टोटल है वो क्या था हमारा, पी ए प्लस पी बी, और पी ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, पी ए की वैल्यू थी हमारी पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, पी बी नॉट एक्स बी। तो यहां पर क्या वैल्यू हो जाएगी, यहां पर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये हमने लॉ बात की थी कहां पर, जब हमारे पास दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड नेचर में थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर केस हमारे पास अलग है, यहाँ पर हमारे पास एक कंपोनेंट तो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन दूसरा कंपोनेंट क्या है हमारे पास, दूसरा कंपोनेंट हमारा सॉलिड जो कि नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब उसकी वेपर्स क्रिएट होंगी क्या, उसका वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, उसका प्रेशर यानी कि जीरो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर हमने मान लिया कि ए हमारा क्या है, ए हमारा सॉल्वेंट था, और बी हम मान के चलते हैं, और बी हमारा यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट के बेस पर अगर देखा जाएगा तो पीवी की वैल्यू क्या होगी, पीवी की जो वैल्यू होगी हमारी वो जीरो होगी। क्यों, क्योंकि पीवी के जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जो होगी यहाँ पर, यानी कि जो प्रेशर क्रिएट करेगा, मोल तो प्रेजेंट है लेकिन जो पीवी नॉट होगा, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट यानी प्योर सॉल्यूट का, वो तो जीरो है। जीरो होगा तो पीवी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, यानी ये वैल्यू जीरो, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बिकम्स जीरो। और बिकम जीरो होगी तो यहाँ पर जो आपका पी टोटल होगा वो पी टोटल कितना होगा, पी ए नॉट एक्स ए। क्लियर, पी ए नॉट एक्स ए, जो कि पी ए नॉट एक्स ए किसके इक्वल था हमारे, पी ए के। तो मैं कर सकता हूं यहाँ पर पी टोटल इक्वल टू, हम लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। क्लियर, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, ये हमारे लिए परफेक्ट लॉ बन गया। किसके लिए, ये हमारे लिए परफेक्ट लॉ बन गया फॉर बाइनरी सॉल्यूशन which contain non-volatile solute in volatile liquid solvent। क्लियर, तो ये हमारा क्या बन गया, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ का एक नया फॉर्मूला जो कि इसके लिए है, ये है नॉन वोलेटाइल सॉलिड को जब हम क्या करते हैं, वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं। क्लियर, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं इसके स्टेटमेंट के बारे में। क्लियर, चलिए तो बात करते हैं हम लोग इसके स्टेटमेंट के बारे में। इनका स्टेटमेंट क्या होगा, देखिए स्टेटमेंट फॉर्मूला हमारा क्या था, पी ए यानी पी टोटल, पी टोटल यानी कि पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ये था ना। तो देखो जरा हमारा स्टेटमेंट क्या बनता है यहां पर, एट आ गिवन टेम्परेचर, पी टोटल मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू हमारी, पी नोट क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, वेपर प्रेशर यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट यानी कि सॉल्वेंट। तो हम यहाँ पर बात करेंगे एट अ गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन which contain a non-volatile solute, which contain a non-volatile solute is directly
proportional to the mole fraction of the सॉल्वेंट। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका, उसका स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए यहां पर जो मैं फॉर्मूला दिया गया है पी टोटल, इसको मैं नोट कर सकता हूँ कि पी से पी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स से मैं क्या करता हूँ उसमें पी ए नॉट को डिवाइड कर देता हूँ इधर से, तो क्या हो जाएगा पी ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स ए। क्लियर? ये इक्वेशन हमारी बन गई नंबर 1। अब मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन नंबर 1 में यानी subtracted on each side by 1 we have 1 से आप क्या कीजिए दोनों साइड क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इन दोनों को, तो क्या होगा 1 माइनस पी अपॉन पी ए नॉट, थोड़ी सी जगह देना ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस एक्स है। वी नो डेट हम जानते क्या है भाई, क्योंकि हम जानते हैं ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा एक्स इधर जाएगा तो क्या होगा एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। ये तो यहाँ लिखा हुआ 1 माइनस एक्स है, तो मैं इसको कर सकता हूँ क्या एक्स बी के थ्रू, और यहाँ पर क्या होगा इसको सॉल्व करके हमें क्या बनेगा पी ए नॉट माइनस के पी अपॉन पी ए नॉट, और ये क्या हो गया आपका एक मोल फ्रैक्शन का, यानी एक तरीके से फॉर्मूला बन गया राउट लॉ का। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, यानी यहाँ पर भी अगर बात करें वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो कैलकुलेट कर सकते थे वो पूरे सॉल्यूशन किसी कंपोनेंट के थ्रू, यानी जो हमारा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन था, अगर हमारे पास यानी सॉल्यूशन में हम यानी हमारे न्यूमेरिकल में या फिर हमारे किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर हमें इस बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात की जाती है जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया है वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, और यहाँ पर आपको मोल फ्रैक्शन दिए जाते हैं सॉल्यूट के। क्लियर? तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, अगर हमको पी ए नॉट गिवन हो या पी अगर गिवन है तो पी ए नॉट निकाल सकते हैं, यानी कि सॉल्यूट के भी मोल फ्रैक्शन गिवन होने से हमें क्या फायदा है, सॉल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन अगर हमें मालूम है तो भी हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या फिर वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। क्लियर? तो आप एक काम कीजिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसमें जो हमें वैल्यू दी गई है इसके बारे में, जैसे कि पी ए नॉट माइनस पी क्या है या पी ए नॉट माइनस पी अपॉन टोटल पी ए नॉट क्या है, और फिर हम बात करने वाले हैं कि अब हम लोग इसके स्टेटमेंट को किस तरीके से मॉडिफाइड करके एक नया स्टेटमेंट क्लियर करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम लोग इसके फॉर्मूले के बारे में, जो हमने फॉर्मूला भी ड्रॉ किया था पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी, यही निकाला था हमने। इसको डाल देते हैं, पहले क्वेश्चन दे इसको थे, इसको सेकंड इक्वेशन, वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, यही पे काम हमारा चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका पी ए नॉट माइनस पी है इसको हम क्या बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ये किसका है वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, तो हम यहाँ पर बात करेंगे डिफरेंस between the vapor pressure of the pure solvent and solution। Clear? which represents क्या रिप्रेजेंट्स करता है, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर था वो प्योर सॉल्वेंट था, यहाँ पर सॉल्यूशन का, तो हमें मालूम है जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वही तो हमारा वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का है, बस क्या था सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो हमारे सरफेस पर प्रेजेंट है उनकी वजह से उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया कम हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है यहाँ पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हुआ है लोअर हुआ है, क्या हुआ है लोअर। तो हम क्या बात करेंगे विच रिप्रेजेंट्स दैट lowering in vapor pressure of the lowering in vapor pressure of या फिर vapor pressure on the formation of solution,
यानी सॉल्यूशन की फॉर्मेशन में क्या हुआ, जो वेपर प्रेशर क्या हुआ है, लोअर हुआ है, वही तो ये है। यानी सॉल्यूशन जैसे बना तो क्या हुआ, ये डिफरेंस जो आ गया है, ये जो डिफरेंस की वैल्यू वो क्या है, जो सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में जो वेपर प्रेशर की जो लोअरिंग यानी कमी आई है उसको जो रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रही है? तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग एग्जाम में इस तरह से यूज कर सकते हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्या है इंपॉर्टेंट, कि अगर इसकी पूरी वैल्यू को देखा जाए तो यहाँ पर बात करते हैं पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट, यानी अगर इस डिफरेंस यानी जो हमारा ये डिफरेंस था, जो हमारा डिफरेंस आया हुआ है, अगर उसकी वैल्यू को हम रिलेट कर दें पी ए नॉट से, यानी पी ए नॉट का ऐसे डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, यानी यहाँ पर एक रिलेटिव हो गया, यानी रिलेट कर दिया हमने उसके प्योर वेपर प्रेशर से, यानी कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट से। तो इसे हम लोग बोलते क्या है, इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? देखिए अब यहां पर अगर देखा जाए तो जो हमारा नया स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, नया स्टेटमेंट हमारा क्या आया कि या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर, या एट गिवन टेम्परेचर आप शुरुआत में भी लगा सकते हो। तो यहां पर जो हमारा मॉडिफाइड स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, मॉडिफाइड स्टेटमेंट। मॉडिफाइड स्टेटमेंट क्या होगा जरा बात करते हैं, तो हम बात करेंगे यहां पर एट अ गिवन टेम्परेचर द relative in lowering the relative of lowering in vapor pressure of the solution, यहाँ पर वे चला दीजिए, सीधे लिखिए containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the solute। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया नया स्टेटमेंट, जिसे हम बोलते हैं मॉडिफाइड स्टेटमेंट। क्लियर? तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसी टॉपिक के आगे के बारे में। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने नए टॉपिक, यानी जो इससे जुड़ा हुआ है वो है डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज ऑफ बिटवीन द राउल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। यानी कि यहाँ पर हम लोग राउल्स लॉ और हेनरी लॉज के जो बीच में एक डिफरेंस एंड सिमिलरिटी जो प्रेजेंट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके फॉर्मूलेज के बारे में। अगर हम बात करें राउल्स लॉ का जो फॉर्मूला था, राउल्स लॉ का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, पी ए नॉट इक्वल टू पी ए इक्वल टू क्या होता है हमारा, पी ए नॉट एक्स, और पी ए इसके इक्वल था हमारा पी टोटल यानी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के, राइट। अब हम बात करते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में क्या है हमारा, देखो जरा, हेनरी लॉ का फॉर्मूला था हमारा P इक्वल टू के एच डॉट एक्स, यानी एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर कंपेरिजन करो, देखो यहाँ पर जो P टोटल या P दोनों बराबर हैं। अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पर पैसा किसका, सॉल्यूशन का, जो कि क्या है सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहा है, यानी प्योर हमारे किसके लिए बात की गई यहाँ पर, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर। यानी हम बात करते हैं PA जो कि हमारा कैसा है, वेपर प्रेशर ऑफ, प्योर तो है नहीं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट लिख देता हूँ मैं फिलहाल, जो कि हमारा किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। कंपेरिजन देखो जरा, यहाँ पर P क्या है, यहाँ पर भी जो P होगा, क्योंकि हेनरी लॉ किसके बारे में बात करता था, हेनरीज लॉ के बाद हेनरी लॉ में हमने बात की थी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी वोलेटाइल क्या था, सॉल्वेंट में जब हमने डिजोल्व किया था, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो P होगा वो भी होगा वेपर प्रेशर ऑफ
सॉल्वेंट एक तरीके से देखा जाए, वो भी क्या था, लिक्विड फॉर्म में था। KH के बारे में बाद में बात करते हैं। एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन है, यानी यहाँ पर जो XA है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पर जो हमारा X है वो भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ उसी सॉल्वेंट, यानी कि जो गैस यानी जो लिक्विड था जिसकी वेपर्स क्रिएट हो रही थी उसी के बारे में बात की थी। जैसे हमने बात की एयर प्रेजेंट हमारा है, तो एयर में हमारे पास कितना सॉल्वेंटी है उस एयर के बारे में बात कर रहे थे, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हमारी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट जो कि हमारा लिक्विड फॉर्म में है, वहां पर भी हमारा इस तरीके से था। यहाँ पर ये जरूरी है कि जो लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर तो गैस की फॉर्म में ही होगा मोल फ्रैक्शन हमारा। यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में है, मोल फ्रैक्शन किसका होता है, गैस का, यानी कि वेपर्स का होता है। चलिए, तो ये लगभग सिमिलरिटीज हमारी है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये क्या है, ये दोनों वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट यानी PA नोट क्या है हमारा, जो PA नोट है वो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जैसे हमने क्या बोला था, PA नोट बोला, यानी वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। जबकि हम बात करते हैं KH क्या है हमारा, ये भी क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जैसे हमने बात किया था हेनरी कांस्टेंट के बारे में। यानी यहाँ पर दोनों क्या है, कांस्टेंट, यानी दोनों में सिमिलरिटीज देखो क्या हो रही है। पहला दोनों ही लॉज में हम लोग बात कर रहे हैं, दोनों ही लॉज में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में बात की, क्लियर। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है जो कि बात करता है सिमिलरिटीज के बारे में, यहाँ पर भी टोटल सॉल्यूशन हमारा है, या फिर कह सकते हैं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है जो कि मोल फ्रैक्शन के क्या है, अपने ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की क्या है, प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हम जिस कंपोनेंट का या फिर जिस भी सब्सटेंस का प्रेशर यूज करेंगे उसी का मोल फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। लगभग क्या हो गई, सिमिलरिटी यहाँ पर भी आ गई। अब यहाँ पर अगर बात की जाए कि यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस भी हमारा क्या है, डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम इसको क्या करते हैं, नोट करते हैं और फिर इसके पॉइंट को यहाँ पर समझते हैं करके। तो आप इसे नोट कर लीजिए, क्लियर। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स के बारे में। पहला पॉइंट देखिए, मैंने आपको पहले बताया था क्या, बोथ राउल्ट लॉ एंड हेनरीज लॉ अप्लाई टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन। यानी दोनों ही आपके लॉज में हमने किसके बारे में बात की थी, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट के बारे में, जो कि हमारा क्या होगा, हर बार सॉल्यूट ही था, क्लियर। तो पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, बोथ लॉज स्टेट दैट द वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यानी कि हमने फॉर्मूला देखा था PA इक्वल टू PA नॉट एक्स है, यहाँ पर हमने बात की थी P इक्वल टू PA नॉट एक्स है, तो यहाँ पर क्या था आपका, मोल फ्रैक्शन के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंपोनेंट उनका वेपर प्रेशर। और हमारा फॉर्मूला P इक्वल टू KHX हेनरी लॉ में भी हमने क्या देखा था कि जिसका वेपर प्रेशर देख रहे थे उसका ही मोल फ्रैक्शन उसका क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्लियर। यानी कि आपका इधर था P प्रोपोर्शनल XA, जिस हमने बाद में क्या लिखा था, P इक्वल टू PA नॉट एक्स से हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था, P प्रोपोर्शनल X, यानी कि हमने से क्या बोला था, P इक्वल टू KHX। बात समझ में आ रही है। तो दोनों ही कंडीशन क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट के, क्लियर। यानी वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। थर्ड पॉइंट जो हमारा क्या है, जो कि डिफरेंस को शो करता है, यानी ये दोनों पॉइंट आपके हैं वो क्या है, सिमिलरिटीज को शो करते हैं। जबकि आपका थर्ड पॉइंट होगा वो बात करेगा आपके डिफरेंस के बारे में। अब डिफरेंस के हमारा क्या देखिए, राउल्ट लॉ डिफाइंस द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, क्लियर। वेयरएज हेनरीज लॉ डिफाइंस द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एज सम एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू। यानी यहाँ पर क्या था, हमने एक्सपेरिमेंटल यानी हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या किया था, वैल्यू डिटरमाइन की थी हेनरीज लॉज में। जैसे हमने आपकी बात की थी एक एट 293 केल्विन पर हमने डिफरेंट गैसेस के KH की वैल्यू आपको बताई थी, वो क्या था, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज थी। क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं राउल्ट लॉ के बारे में, तो यहाँ पर क्या था, जो प्योर सॉल्वेंट का जितना वेपर प्रेशर होगा वो भी हमारा एक तरीके से डिटरमाइंड है, लेकिन वो फिक्स है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। जबकि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट जो कंपोनेंट होगा हमारा, वो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, क्लियर। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्या है, एक डिफरेंस हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है, क्लियर।
एक बात और, यहाँ पर दोनों बातें एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर। यानी इनका अगर टेम्परेचर फिक्स, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा था कि केएच की वैल्यू भी क्या होती थी, चेंज होती थी। क्लियर? तो ये बात हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो ये आपका हो गया आज का टॉपिक, जिसमें हमने बात की वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बारे में। क्लियर? आज का टॉपिक हमारा यही एंड होता है। मैंने सभी बच्चों को पीडीएफ भेजी हुई है हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स की, तो आप उस न्यूमेरिकल्स की शीट को जल्दी से जल्द लगाएं, और उसके आंसर शीट को भी मैंने भेज दिया है आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पर, तो आप उसके आंसर्स को चेक कर सकते हैं। जिस किसी भी क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं एंड क्वेश्चन के आंसर्स ले सकते हैं सॉल्व। और बात, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। क्लियर? तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, क्योंकि अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा बिल्कुल थोड़ा दूसरे तरीके का होगा। ठीक है ना? क्योंकि अब जो हमारे एक दो टॉपिक आने वाले हैं लाइक आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसके बाद हम बात करने वाले हैं एजेट्रॉप सॉल्यूशन के बारे में। यानी एजेट्रॉप्स क्या होते हैं हमारे, हम इनको पढ़ने के बाद फिर हमारे पास शुरू हो जाएगी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि न्यूमेरिकल का पोर्शन। तो जल्द से जल्द आप लोग इस न्यूमेरिकल्स के पोर्शन को लगा लीजिए, क्योंकि अभी हमारा क्या है, थ्योरी वाला पार्ट शुरू होने वाला है कल से, यानी नेक्स्ट वीडियो से आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, शायद उसमें 2 वीडियोस बन जाएं। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एजेट्रॉप्स, जिसमें शायद एक ही वीडियो बनकर तैयार होगा। 3 वीडियो के बाद चौथा वीडियो जो हमारा होगा वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर होगा, जिसमें हमारे पास लगातार न्यूमेरिकल सामने आएंगे, और जो बाकी का जितना भी चैप्टर बचा होगा उसमें न्यूमेरिकल्स ही हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो आपके टॉपिक्स न्यूमेरिकल हो चुके हैं आप उसको जल्द से जल्द लगा लीजिए, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। क्लियर? तब तक के लिए जय हिंद।